हम सभी ने ये बात अक्सर सुनी है कि जो इंसान दूसरों का भला करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे आज की स्टोरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। आज की ये कहानी शुरू होती है मैक्सिको देश के एक छोटे से इलाके एल रांचो से। एल रांचो में तकरीबन 1500 लोग रहते हैं। ये सभी लोग आम लोग हैं जो अपनी साधारण जिंदगी जीते हैं। यहाँ पर एक खासियत है कि यहाँ पर बहुत ही कम क्राइम्स होते हैं। ये बहुत ही शांत इलाका है। लेकिन साल 2011 में सब कुछ बदल गया। ये कहानी है ओर्टिज परिवार की। ओर्टिज परिवार में कुल 5 सदस्य थे। माँ डिक्सी, पिता लॉयड, उनकी 2 बेटियां सैरी और एंजेला और उनका एक बेटा स्टीफन। लॉयड और डिक्सी की शादी को तकरीबन 34 साल हो चुके थे और आसपास के सभी लोग उन्हें एक बहुत ही परफेक्ट कपल और परफेक्ट फैमिली के रूप में जानते थे। डिक्सी और लॉयड स्वभाव के भी काफी शांत थे। उन्हें मिलजुल कर रहना काफी पसंद था। साथ ही दूसरों की मदद करने में भी ये सबसे आगे ही रहा करते थे। लॉयड पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर था और उनकी पत्नी डिक्सी एक नर्स थी। दरअसल साल 1989 में डिक्सी और लॉयड को एक 7 महीने का बच्चा मिला था। उस बच्चे को देखने के बाद इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो उसे गोद लेंगे और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये बच्चा था स्टीफन। लेकिन स्टीफन का आधा शरीर लकवे की वजह से खराब हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि ना तो वो कभी चल पाएगा और ना ही वो कभी बोल पाएगा। लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी इसे गोद लेने का मन बना चुके थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे वो स्टीफन को एक आम जिंदगी दे सके। और उनकी ये कोशिशें आखिरकार सफल भी हुई और स्टीफन एक आम बच्चे की तरह चलने फिरने और बोलने लगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पढ़ाई तक कंप्लीट कर ली। ये बात है साल 2011 की। फिर लॉयड और डिक्सी की बेटी सैरी और उसका पति जैसे भी इनके घर के पास में ही रहते थे और उनके 2 बच्चे भी थे। फिर 18 जून 2011 की रात को सैरी और उसका पति जैसे एक कसिनो में गए थे और वहां से वो काफी लेट वापस घर आए। घर आने के बाद वो लोग मूवी देखने लगे और अब तक सुबह भी हो चुकी थी कि इतने में ही उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सैरी का पति जैसे अपनी बंदूक उठाता है और जल्दी से बाहर देखने के लिए जाता है तो उसे बाहर एक ग्रे कलर की गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी में से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जल्दी आओ। लेकिन फिर तभी वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। फिर जैसे उस गाड़ी का पीछा करता है लेकिन वो गाड़ी उसके हाथ नहीं आती। लेकिन फिर वो थक हार कर वापस अपने घर आ जाता है। फिर उसे लगता है कि शायद ये लोग चोरी करने उसके मोहल्ले में आए होंगे। फिर कुछ घंटे बीत जाते हैं और अब तक पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी और ये दिन था 19 जून का, यानी कि फादर्स डे। फिर सैरी अपने पिता को विश करने के लिए घर जाती है लेकिन वो देखती है कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो उसे बेडरूम में उसकी माँ नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है और जब वो गौर से देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से घबरा जाती है। फिर वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों को देखने के लिए इधर उधर दौड़ने लगती है और किचन में उसे अपने भाई स्टीफन की लाश दिखाई देती है। उसके भी सिर से ठीक उसी तरह से खून बह रहा था जैसा कि उसकी माँ के सिर से। फिर वो इसी बीच अपने पिता को ढूंढने लगती है और अपने घर के बैकयार्ड में उसे अपने पिता की भी लाश मिलती है। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसके हाथ पैर सुन हो जाते हैं। फिर जल्द ही पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। ये देखकर उस वक्त पूरा मोहल्ला हैरान परेशान था, क्योंकि वहां पर आज से पहले ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर में से एक भी रुपया गायब नहीं हुआ था। सब कुछ जैसा का जैसे था। तो इससे पुलिस को एक बात तो साफ हो गई थी कि ये जो भी मर्डर्स हुए हैं इनका चोरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके साथ ही पुलिस को घर के बैक साइड में मरवाना की खेती मिलती है। लेकिन फिर जल्द ही ये चीज सैरी और उसका पति जैसे क्लियर कर
देते हैं कि स्टीफन की 2 बार दिमाग की सर्जरी हुई थी, इसलिए ये मरवाना उन्होंने घर के पीछे उगाया था। लेकिन उनके पास मरवाना उगाने का लाइसेंस भी मौजूद था, तो ये बात तो यहीं पर साफ हो गई। लेकिन फिर इससे पुलिस को ये लगता है कि हो सकता है शायद किसी नशा करने वाले को मरवाना की खेती के बारे में पता चल गया हो और वो इसी मरवाना को चुराने के लिए यहाँ पर आया हो और बदले में 3 कत्ल करके यहाँ से चला गया हो। लेकिन फिर जल्द ही पुलिस इस बात से भी अपना ध्यान हटा लेती है। लेकिन फिर पुलिस को इनके घर में एक खुफिया जगह मिलती है जो एकदम खाली थी। इस खुफिया जगह के बारे में उनके बच्चों तक को नहीं मालूम था, ना ही सैरी को इसके बारे में पता था और ना ही एंजेला को। लेकिन ये जो भी घर में आया था और जिसने ये 3 कत्ल किए थे उसे इस जगह के बारे में जरूर पता था, इसलिए वो पूरी जगह को खाली करके वहां से जा चुका था। खैर फिर इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और इसमें एक चीज साफ हो जाती है कि उन तीनों का कत्ल गोली लगने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक तीखी कुल्हाड़ी की वजह से हुआ था। किसी ने बहुत जोरदार तरीके से उस कुल्हाड़ी को उनके सिर में मारा था, जिस वजह से उनके सिर में बहुत गहरा जख्म हो गया था और देखने वाले को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने बहुत ही पास से गोली मारी हो। लॉयड के शरीर पर 7 अलग अलग जख्मों के निशान थे और उनके बेटे स्टीफन के शरीर पर तकरीबन 17 जगहों पर जख्मों के निशान थे, मानो उसने बहुत कोशिशें की हो अपने कातिल से लड़ने में। खैर फिर पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले सैरी के पति जैसे को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और पहली ही बार में उसकी वो बताई हुई कहानी झूठ साबित होती है। दरअसल उसने कभी उस ग्रे कलर की गाड़ी का पीछा कभी किया ही नहीं था। तो फिर पुलिस का सबसे पहला शक उसी पर जाता है। लेकिन कसिनो से जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलता है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि जिस वक्त ये 3 कत्ल हुए उस वक्त सैरी और जैसे वाकई में उस कसिनो में ही थे। तो पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को वो हथियार भी मिल जाता है जिससे उन तीनों कत्लों को अंजाम दिया गया था। लेकिन उस पर भी ओर्टिज परिवार के अलावा किसी का भी डीएनए नहीं मिलता। अब इसी दौरान में लॉयड की दूसरी बेटी यानी सैरी की बहन एंजेला पुलिस को एक लड़के के बारे में बताती है। ये लड़का था 16 साल का निकोलस ऑर्टिज। अब भले ही इसका लास्ट नेम ऑर्टिज था, इसका ऑर्टिज परिवार से खून का कोई रिश्ता नहीं था। ये सैरी के बेटे का दोस्त था जो उसी के स्कूल में पढ़ता था और उसी चर्च में जाता था जहां पर ये सभी लोग जाया करते थे। दरअसल इस निकोलस की अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा बनती नहीं थी और इसके अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़े होते थे। इसलिए जब इसका एक बार अपने परिवार वालों से झगड़ा हुआ तो इसके परिवार वालों ने इसको अपने घर से निकाल दिया। तब इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और सैरी और उसके पति ने तरस खाकर इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी और ना सिर्फ रहने के लिए जगह दी बल्कि एक माँ बाप की तरह इसे पालना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही उन्होंने ये चीज नोटिस की कि उनके घर से लगातार पैसे गायब हो रहे हैं और उनका शक सीधा निकोलस पर ही गया। लेकिन उन्हें लगा कि शायद उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला और उसे शायद पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उसने चोरी की होगी और बदले में सैरी और उसके पति ने उसे पैसे देने भी शुरू कर दिए कि शायद वो सुधर जाए। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब धीरे धीरे निकोलस का व्यवहार बहुत ही रूड होता गया। डिक्सी और लॉयड के साथ निकोलस हमेशा ही बदतमीजी के साथ बात किया करता था और एक दिन लॉयड ने उसे उस मरवाना की खेती के पास देख लिया और उन्होंने फिर उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और साथ में ये भी कहा कि आज के बाद वो अगर यहाँ पर दिखाई दिया तो वो उसकी पुलिस में शिकायत कर देंगे। और उसके बाद निकोलस कभी उनके घर पर नहीं गया। अब ये बात सुनकर पुलिस ने निकोलस को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। उससे सवाल जवाब करने के बाद पुलिस को पता चला कि जिस रात ये कत्ल हुए उस रात निकोलस अपने घर पर मौजूद था और उसके माँ बाप ने भी इस बात की गवाही दी कि रात के 12 बजे अपने पिता को फादर्स डे विश करने आया था, तो वो भला उनका कत्ल कैसे कर सकता है। और उससे पूछताछ करने के दौरान भी पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। तो फिर पुलिस को लगा कि शायद ये असली कातिल नहीं है और पुलिस ने उसे जाने दिया। अब पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली हो जाते हैं। फिर इसी तरह से टाइम बीतता गया और टाइम आ गया क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2012 का। इसी दौरान में पुलिस को एक औरत का फोन आता है। ये औरत थी 23 साल की एशले रॉय।
ये औरत उस वक्त जेल में किसी ड्रग्स के केस में बंद थी और वो फोन करके पुलिस को बताती है कि साल 2011 में जो ओर्टिज परिवार का कत्ल हुआ था इसे उसके बारे में जानकारी है। और अब इस फोन कॉल के आने से पुलिस भी एकदम हरकत में आ जाती है, क्योंकि उन्हें काफी टाइम से इस केस को लेकर एक लीड मिली थी। तो एशले रॉय जो कहानी बताती है वो कुछ इस तरह से थी कि 18 जून की रात, जिस रात ये कत्ल हुए, उस रात वो एक बार में बैठी थी और गांजा फूंक रही थी और उसके साथ उसका एक कजन जोसे जिसकी उम्र 15 साल थी वो था। और उस रात उन दोनों के साथ एक तीसरा शख्स भी था और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके कजन जोसे का एक दोस्त था जिसका नाम था निकोलस आर्टिज। अब जैसे ही पुलिस ये नाम सुनती है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। एशले बताती है कि बहुत थोड़े ही ड्रग्स उनके पास बचे हुए थे और उनको और पैसों की जरूरत थी। और निकोलस ये बात सुनकर कहता है कि उसे एक जगह पता है जहां से वो लोग पैसों का जुगाड़ कर सकते हैं। वो उन्हें ओर्टिज परिवार के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि उनके घर में एक खुफिया जगह भी है जहां पर काफी पैसे मौजूद हैं, जिसके बारे में उसे तब पता चला था जब वो उनके साथ उनके घर में रहता था। वो कहता है कि वहां से उन्हें $20,000 मिल सकते हैं। ये बात सुनकर फिर एशले भी लालच में आ जाती है और फिर वो लोग एशले की ग्रे कलर की गाड़ी में बैठकर ओर्टिज परिवार के घर की ओर निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद निकोलस और उसका कजन जोसे घर की ओर चले जाते हैं और एशले अपनी गाड़ी घर से थोड़ी ही दूर पर खड़ी कर देती है। लेकिन घर के पास जाते ही जोसे निकोलस के साथ घर के अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो घबरा जाता है। इसलिए फिर निकोलस अकेला ही घर के अंदर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जोसे को घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। वो घबरा कर गाड़ी के पास भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद निकोलस एशले को फोन करके बताता है कि वो जल्दी से गाड़ी उनके घर के पास ले आए। उस वक्त निकोलस फोन पर काफी घबराया हुआ लग रहा था और जैसे ही वो एशले की गाड़ी के पास आता है तो एशले देखती है कि उसने अपने एक हाथ पर अपने पैर की एक जुराब चढ़ा के रखी हुई थी और उसके पूरे कपड़े खून से लथपथ थे। फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैंने उन्हें मार दिया। फिर एशले जल्दी से अपनी गाड़ी वहां से निकालती है और ये वही वक्त था जब सैरी के पति ने एक ग्रे कलर की गाड़ी को अपने घर के पास देखा था। खैर फिर निकोलस उन्हें बताता है कि उसने उन तीनों को खत्म कर दिया है। एशले जल्दी से अपनी गाड़ी को अपनी दादी के घर पर ले जाती है और वहां जाकर निकोलस पहले नहाता है और अपने कपड़े बदल लेता है। फिर वो तीनों मिलकर उसके वो खून से लथपथ कपड़ों को कहीं पर फेंक आते हैं। फिर अगले दिन निकोलस एशले को फोन करके बताता है कि कैसे एक कुल्हाड़ी की मदद से उसने उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया और वो कुल्हाड़ी भी उसने वहीं पर आसपास के खेत में फेंक दी। अब एशले की कहानी से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि इतने वक्त से ये केस बंद पड़ा हुआ था और आज उनको ओर्टिज परिवार का कातिल मिल चुका था, लेकिन उनके पास निकोलस के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। तो फिर पुलिस ने डिसाइड किया कि क्यों ना उस रात के उन तीनों के CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए। उस रात उन तीनों के बीच की फोन कॉल पर जो बात हुई थी उससे पक्का हो गया कि ये सारे कत्ल निकोलस ने ही किए हैं। फिर पुलिस निकोलस को गिरफ्तार कर लेती है। फिर कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है और एशले का कजन जोसे सरकारी गवाह बन जाता है और आखिरकार फिर इन तीनों को सजा सुनाई जाती है। एशले को सबूत मिटाने के लिए और कत्ल में उसका साथ देने के लिए कोर्ट उसको 14 साल की जेल की सजा सुनाती है और निकोलस को 25 साल की सजा सुनाई जाती है और जोसे जो सरकारी गवाह बन गया था इसलिए उसे कोई सजा नहीं होती और उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि निकोलस ने ये 3 कत्ल क्यों किए थे। आप सबके मन में होगा कि शायद वो चोरी करते वक्त पकड़ा गया होगा और इसलिए उसने ये कत्ल किए, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल निकोलस के मन में ओर्टिज परिवार के खिलाफ काफी नफरत भरी हुई थी कि कैसे उन लोगों ने उसकी बेइज्जती करके उसको निकाला था। वो इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और आखिरकार 18 जून की रात को उसे वो मौका मिल गया। वो पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर गया था और इसलिए उसने अपने हाथ पर एक जुराब भी चढ़ाई हुई थी ताकि उसकी उंगलियों के निशान वहां पर न छूट जाएं और एक के बाद एक उसने ओर्टिज परिवार के 3 सदस्यों को मौत के घाट उतार
उतार दिया। तो बस यही कहानी थी ओर्टिज परिवार की। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरीज के साथ।